और ये कहां पर हुई? राजगृह। मैं ऐसे ही रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि एनिशियंट हिस्ट्री कल हमारी खत्म हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला सेक्शन जो था इंपॉर्टेंट है। राजगृह में हुई 14 बीसी 400 बीसी, बताया भी था मैंने। और यहां पर जो उनके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, ये वाली इंपॉर्टेंट है थोड़ी। पहली पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई 400 बीसी में हुई। महाकश्यप इसके प्रेसिडेंट थे और उस दौरान राजा कौन थे? अजातशत्रु। अभी मैंने बात की हरेंक डायनेस्टी से ही। पहले वाला कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयीन। ये वाला राजा हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड में हुई? कालाशोक। दूसरी शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, माइंड में रखिए शिशुनाग डायनेस्टी। इसका राजा कौन था? कालाशोक। क्या हो रहा है ये? कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई वैशाली में। 100 साल के टाइम पीरियड में, 100 साल के बाद हुई है। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके 100 साल पश्चात क्या हुआ? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली। डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे यहां से। 383 बीसी प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ के? सबाकामी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पीरियड में, कहां पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में कब? 200 बीसी, 200 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। और इसके जो प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत तिस्सा, हमने इसके बारे में बात भी की थी। मोगलीपुत तिस्सा यही इनके गुरु बने थे अशोक के, जब अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था इनके ही अंडर। हमने बात की है, सब चीज पे बात की हमने। देन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये थर्ड तो अशोका के टाइम पीरियड में हो गई। फोर्थ वन कश्मीर 72 एडी। कनिष्क, सॉरी, जो इसके प्रेसिडेंट थे उस दौरान कौन थे? बसुमित्र। इसके तब कौन था? कनिष्क 72 एडी। ये जो था ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए इसको ध्यान से इसको याद कर लीजिए, रट्टा मारिए जो भी कीजिए पर इसको याद कर लीजिए। और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट हुआ था कि फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ था, विनय पिटक सुत्त पिटक, मैंने बात की थी। सुत्त पिटक क्या है? टीचिंग, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म किसमें है? सुत्त पिटक में। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं। विनय पिटक रूल्स, जो रूल्स दिए गए हैं, जो संघ के, जो संघ बनाया था बुद्धिस्ट ने, तो उसके अंदर क्या रूल्स होंगे, किस तरह के रूल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे मॉन्क्स को, वो किसमें दिया गया है? विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है? टीचिंग। कंपाइलेशन हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही, ठीक है। सुत्त पिटक किसने किया था कंपाइल? आनंद। विनय पिटक उपाली। पढ़ाया है सब कुछ, बस रिवाइज किए थोड़ा बहुत, ठीक है। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हो गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक। उसके साथ इंपॉर्टेंट कौन सा है? थर्ड अशोका के अंडर हुआ मोगलीपुत्र तिस्सा। यहां पर क्या हुआ? फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म तीसरे में आया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, उसको क्या कहते हैं? अभिधम पिटक। इसको कहते हैं त्रिपिटक। जो बुद्धिज्म का लिटरेचर है दैट इज त्रिपिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इसी से क्लियर हो गया। दिमाग में रखिए इस चीज को अपने, जो भी है ये। अच्छा ये हो गया, थोड़ा बहुत ही रिवाइज करने के लिए था। लग गया पता? बताइए जरा। सभी का क्लियर होना चाहिए अगली बार। हाँ जी, कोई दिक्कत? हाँ जी गोपाल जी, क्लियर है? पक्का? पूछ लें कुछ?
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ जी, ऑप्शन ऑप्शन है आपके मोगलीपुत्र तिस्सा, सवाकामी, वसुमित्र, महाकश्यप। वसुमित्र थे। चलिए, लग गया होगा पता अब। चलिए, हाँ जी उपासना जी, अभिधम पिटक में क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? अभिधम पिटक, अभी मैंने बात की सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। किस चीज से रिलेटेड है अभिधम पिटक? हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? चलिए, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, सुत पिटक, विनय पिटक, याद कर लीजिए इनको। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हम उसके बाद करते हैं बात अब पोस्ट मॉडर्न की। मौर्य की हमने बात कर ली पिछले कल, अब करते हैं बात हम पोस्ट मॉडर्न की। थोड़ा तो हमने देख लिया था कि किस प्रकार से अटैक हो रहे हैं, बाहर से किस प्रकार अटैक हो रहे हैं, क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर था, अशोका के बाद क्या हुआ कि वीक रूलर आ गए वहां पर। अब इतना बड़ा एम्पायर है, ये देखिए ये वाला, ये बीच वाला देखिए ये वाला। अब इतना बड़ा एम्पायर है, इसको संभालना कोई छोटी चीज नहीं है। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट, उसको पता था कि कैसे संभालना है, लेकिन उसके बाद वीक सक्सेसर आ गए, उनको पता नहीं अब कैसे संभालेंगे ये। क्योंकि अब देखिए, जब इसने, मैंने पिछले कल भी कहा था, इसने क्या कर लिया, बुद्धिज्म अपना लिया। तो जो ब्राह्मण थे उनको ठीक नहीं लगा ये। अब साथ साथ में क्या हो गए, अंपायर खड़े होने लग गए, छोटे छोटे अंपायर, डायनेस्टीज छोटी छोटी खड़ी होने लगी, अटैक होने लगे बाहर से। तो जो नेटिव थे, जो यहीं के थे, शुंगा, कानवा एंड सातवाहनास, मैप में देखिए, ठीक है। हिस्ट्री हमेशा मैप से क्लियर होती है, ज्योग्राफी हमेशा मैप से क्लियर होती है, दो चीजें हैं। जब तक आपको ये पता नहीं है कि मैप की लोकेशन पता नहीं है, तब तक आप हिस्ट्री को रट्टा मान लीजिए। शुंगा एम्पायर है यहाँ पर, ओडिशा की साइड में देखिए, दिख रहा होगा आपको शुंगा एम्पायर। अपनी जो स्क्रीन है इसको टिल्ट कर लीजिए ताकि आपको सिर्फ स्क्रीन ही दिखे। अगर आपने ऊपर से जो रोटेशन है वो ऑफ करी हुई है या ऑन करी हुई है, उसको देख लीजिए सेटिंग में। शुंगा एम्पायर है यहाँ पर, इसी के साथ ही कनवा एम्पायर था यहाँ पर, कनवा एम्पायर यहीं पर था, ठीक है। इसके बाद आया ये। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फॉरनर अटैक हो गए, बाहर से अटैक होने लग गए, ठीक है। ये पेन दिख रहा है आपको, ब्लैक की रेड यूज करूं, बताइए जरा। अगर ब्लैक नहीं दिख रहा है तो मैं रेड यूज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा पोस्ट मॉडर्न एज में अब क्या हो गया, नेटिव रूलर वो खड़े होने लग गए। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा एम्पायर है, अशोक के बाद वीक सक्सेसर है, वो नहीं संभाल पा रहे हैं राज्य को, साम्राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे रूलर खड़े होने लग गए, शुंगास, कानवास, सातवाहन, इतना बड़ा एम्पायर था सातवाहन, बाद में इतना बड़ा कैप्चर कर लिया था इन्होंने। इसके बारे में अभी देखेंगे जो इनके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिर्फ अगर क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है, छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन है इन चीज के बारे में। इंडो ग्रीक्स, पिछले कल भी मैंने बताया था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका जो अटैक हुआ था 323 बीसी में,
कहाँ तक? झेलम रिवर। उसी के बाद ही हमने डिस्कस किया था वैदिक रिवर, वैदिक नेम, संस्कृत नेम, ग्रीक नेम। क्योंकि जब ग्रीक का अटैक हुआ झेलम रिवर तक, वहां पर कौन राजा? पोरस। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, याद है कुछ? याद होगा शायद। मैं ये मान के चला हूं कि आपने रिवीजन कर लिया है। अभी तक मैंने पिछले कल वाली वीडियो अभी तक अपलोड नहीं करी है। उसको मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, बाकी इसको भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बाद जब फॉरेन अटैक हुआ इंडो ग्रीक्स का हुआ। अब आपको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सेल्यूकस को रखा था यहाँ पर अपना साम्राज्य संभालने के लिए। नॉर्थ वेस्ट में जो ये वाला एरिया है नॉर्थ वेस्ट का, यहाँ पर उसने सेल्यूकस को रखा था अपना साम्राज्य संभालने के लिए, और खुद वापस चले गया। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। माइंड में लाइए थोड़ी थोड़ी चीजें। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब इंडो ग्रीक का यहाँ पर अटैक हो गया, शकाज का अटैक हो गया, पार्थियंस का अटैक हो गया, कुषाण का। इनके अलग अलग एम्पायर बने। ये हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वहीं में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। साउथ, चोल, चेरा, पांड्या, इनकी बात हम आज नहीं करेंगे, इनकी बात हम कल करेंगे जब हम संगम लिटरेचर की बात करेंगे। कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स बहुत ही बढ़िया है साउथ का लिटरेचर। ठीक है, आर्ट एंड आर्टिकल्चर बहुत ही सुंदर साउथ का। अलग अलग तरह के टेम्पल्स मिलेंगे आपको, अलग अलग तरह की। अब यहां तक है। अब देखिए यहां पर मौर्यन एम्पायर देख लीजिए कहां पर है। यहीं तक, यहां से नीचे जो ये वाला एरिया है, यहाँ क्या है? चोल, चेरा और पांड्यास। यहां ना तो मौर्यन एम्पायर है ना तो कोई यहाँ पर ये ऊपर वाली चीजें। ये हमने आज देखनी है नेटिव फॉरनर्स कि इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, शुंगा एम्पायर की बात कर लीजिए। सबसे ग्रेटेस्ट किंग शुंगा। ये यहाँ पर गलत आ गया, इसको इसको मत देखिएगा। कुषाण एम्पायर, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ये कट करने को थी बेसिकली, इसको किया नहीं मैंने। चलो ये अलग बात है। शुंगा एम्पायर ये देख लीजिए, इस मैप में देख लीजिए कितना बड़ा है शुंगा एम्पायर। टाइम पीरियड अब वही है, याद रखिए। मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। अब क्या, छोटे छोटे राज्य बने, छोटे छोटे साम्राज्य बनने शुरू हो गए। शुंगा एम्पायर बनना शुरू हो गए, एक उनमें से। सातवाहन उनमें से अलग हो गया। फिर इंडो ग्रीक का देखो, यहां पर इंडो ग्रीक, इनका अटैक अलग से हो गया। बाहर से अटैक होने लगे, बीच में से अपने ही क्षेत्र में से वहां से छोटे छोटे साम्राज्य बनने शुरू हो गए। अच्छा, इसमें से आपको यही याद रखना है, पुष्यमित्र शुंगा जो फेमस था यहाँ का, देवर ब्राह्मण। 10 राजा हुए यहाँ के शुंगा एम्पायर के, शुंगा डायनेस्टी से। आपको मैंने बताया था चैत्य बिहार कई बने उस टाइम। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी है, मौर्यन आर्ट, अमरावती आर्ट, मगध आर्ट। वो आपको याद नहीं रखने क्योंकि वो यूपीएससी लेवल का है, तो मैं उसको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। कई छोटे छोटे आर्ट जिनका अलग अलग नेम है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इसी पे ध्यान रखिए, शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा जो फेमस थे यहाँ के। अच्छा, इनके बारे में और क्या जानने के लिए, पुष्यमित्र शुंगा के दौरान पतंजलि, पतंजलि का नाम आपने सुना होगा। आज भी आप देखेंगे बाबा रामदेव से आपको याद आ जाएगी। पतंजलि लिमिटेड जो भी है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है आज। इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, चलो वो डिस्कशन का आज का मुद्दा नहीं है, कभी देखेंगे। पतंजलि क्या थे? प्रीस्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, याद रखिए। जो पतंजलि थे वो प्रीस्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। देखिए आपको थोड़ी थोड़ी चीजें यहां से याद रखनी है, बाकी नहीं रखनी है। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था महाभाष्य, महाभाष्य।
लिख लिया आपने कॉपी में? पतंजलि प्रीस थे पुष्यमित्र शुंगा के, और इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी महाभाष्य। 21 चीज पर लिखी थी। कमेंट्री ऑन बुक कॉल्ड, जो पाणिनि ने बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। बहुत बहुत ही बारी क्वेश्चन आ चुका है ये कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? किसने लिखी है? पाणिनि ने। ठीक है, ये कहां के स्कॉलर थे? तक्षशिला। हर चीज रिलेट कीजिए। तक्षशिला इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी। ध्यान से देखिए, मैं अभी इसको कवर नहीं कर रहा हूं महाभाष्य को। अष्टाध्यायी पाणिनि। पाणिनि कहाँ के स्कॉलर थे? तक्षशिला, टीचर भी थे वहां के। तो तक्षशिला क्या है? इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी। अब अष्टाध्यायी, इस पे क्या कमेंट्री जो थी वो बुक थी महाभाष्य। महाभाष्य क्या थी? जो अष्टाध्यायी में लिखा गया था, ये क्या थी? बुक, आज क्या कहते हैं इसको? बुक ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर का सोर्स है वो क्या है? अष्टाध्यायी। इस पे जो कमेंट्री थी उस पर पतंजलि ने बुक लिखी थी महाभाष्य। और पतंजलि किसके प्राइस थे? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र किस चीज के थे? शुंगा डायनेस्टी। रिलेट कीजिए एक दूसरे से, मे बी आपने कर लिया हो। अपने ही माइंड में एक बार रिवीजन कर लीजिए। शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा, उनके वहां कौन प्राइस थे? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी? महाभाष्य। महाभाष्य क्या बुक थी? कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी में बातें कही उस पर कमेंट्री थी बेसिकली। एंड अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाई पाणिनि। पाणिनि कहाँ के स्कॉलर थे? तक्षशिला। तक्षशिला वॉज इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ के कुछ और स्कॉलर भी हैं तक्षशिला के, वो मैं अभी बताता हूं, पहले आप इस चीज को रिलेट कर लीजिए। यहां से यही इंपॉर्टेंट है, शुंगा डायनेस्टी से। बाकी आपने डीप पे नहीं जाना है क्योंकि सब इंस्पेक्टर में यहां से डीप नहीं पूछेंगे। हाँ जी वर्षा, क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो बता दीजिए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं अगर कोई दिक्कत आ रही है। ये अच्छा, ये बाद में आ गए कानवा डायनेस्टी। यहां से अब मैंने ये वाला अगर आपको क्लियर हो गया है, तब मैं ये बता दूं कि तक्षशिला से जो स्कॉलर थे वो कौन थे, ताकि वो भी आपको साथ साथ में याद रहे। अगर आप रिलेटिव स्टडी करते हैं वो बढ़िया रहता है। अब आपको अगर ये क्लियर हो गया, पतंजलि, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, पाणिनि, तक्षशिला। तक्षशिला से और कौन कौन से, जो जैसे आज आज हम कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पास आउट हुए थे यहाँ से, यूनिवर्सिटी से भी कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी एचपीयू से फॉर एग्जांपल वहां से कोई वेल नोन पर्सन पास हुआ तो उसको याद रखा जाता है। ठीक है, स्कूलों में तो ऐसा होता था कि उसका नाम प्रॉपर लिखा जाता था कि उसने कितने मार्क्स लाए हैं, उस तरह से आप याद रख लीजिए। तक्षशिला पहले कौन से हुए? जीविका। मैंने बताया था जब मैं बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहा था, ये जो बुद्धा थे, फिजिशियन ऑफ बुद्धा एंड बिंबिसार, जो जीविका थे, कब की बात हो रही है ये? 6th सेंचुरी बीसी। क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी को ही बुद्धा पीरियड कहा जाता है। याद आया कुछ? 6th सेंचुरी बीसी, जीविका कहां से पास आउट हुए हैं? स्कॉलर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। दूसरी बात करूं, पाणिनि
6th सेंचुरी बीसी हो गया, 5th सेंचुरी बीसी, बीसी लिखिएगा, 5th सेंचुरी बीसी। ये तो सभी को पता है, ग्रामेरियन है ये। पहला क्या आ गया, या उसको कहते हैं फिजिशियन नहीं, डॉक्टर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, चलो जो भी कहते हैं, जो डॉक्टर थे इनके, बुधा और बिंबिसार के, जीविका थे, पाणिनि ग्रामेरियन थे 5th सेंचुरी बीसी में यहां पर। उसके बाद कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य की याद रखिए, इन्होंने हेल्प की थी धनानंद, नंद डायनेस्टी को खत्म करने में, 4th सेंचुरी बीसी। जीविका 6th, पाणिनि 5th, कौटिल्य 4th सेंचुरी बीसी। यहां से जो इंपॉर्टेंट है आपको पता है, अर्थशास्त्र कौटिल्य से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन चरक, चरक भी क्या थे, डॉक्टर, फर्स्ट एडी, 1st सेंचुरी एडी। ये यहां से याद रखने के लिए था, जो एग्जाम में आ सकता है, शुंगा डायनेस्टी से। ठीक है, कण्व जो डायनेस्टी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे वाला आपने लिख लिया ना, रह गया है तो बता दीजिए, अगर आप लोगों का रह गया है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं ये डन। ठीक है, वसुदेव कान्वा, ये आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा याद रखने के लिए नहीं है, कान्वा डायनेस्टी। जो उसके बाद है, अच्छा जो इंपॉर्टेंट है उसमें से सातवाहन डायनेस्टी, एक मिनट, 1st सेंचुरी एडी में बनी। ये रखना है आपको, सातवाहन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे। इसमें से आपको ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसके जो फाउंडर कौन थे, बहुत बार एग्जाम में आया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। आंसर इज सिमुका। ठीक है, इसी में से अगर आपको याद रखना है, सतकर्णी टू, लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन एम्पायर। अब देखिए ना, सातवाहन एम्पायर कहां पर है, यहां पर देखा था हमने कण्वन एम्पायर। ठीक है, अभी देखा हमने वसुदेव कण्वा, उसके पहले देखा हमने शुंगा एम्पायर, यहां पर ऊपर शुंगा एम्पायर आ गया, यहां पर सातवाहन एम्पायर आ गया, यहां पर चोल, चेरा और पांड्या। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एनिशियंट हिस्ट्री ऐसी है, अगर आपको समझ आ गई तब ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत हैं। सातवाहन डायनेस्टी, सिमुका, थोड़े थोड़े एम्पायर खड़े हो रहे हैं आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसके बारे में आपको ज्यादा याद रखने के लिए नहीं है। इशूड लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, बहुत सारे सिल्वर कॉइन इन्होंने इशू कर दिए थे, और स्टार्टिंग इन्होंने अपनी माता के नाम पे अपना नाम रखा था गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र कुछ नाम था उनकी माता का, याद नहीं आ रहा मुझे, तो इन्होंने अपनी माता के नाम पर अपना नाम रखा था। चलिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा इंडो ग्रीक, हमने पिछले कल भी देख लिया था। नॉर्थ वेस्ट से जब हमने देखा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जब अटैक हो रहे थे, सॉरी, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ में तो वही थे चोल, चेरा, पांड्या, ईस्ट में देखा हमने शुंगा एम्पायर। यहां से नॉर्थ वेस्ट से किसका अटैक हो गया, इंडो ग्रीक्स का। अब देखिए, मैंने अभी भी स्टार्टिंग में बताया था कि अलेक्जेंडर के बाद फर्स्ट इनका जो अटैक हुआ किसके अंडर हुआ, मिनेंडर। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, मिलिंदा। मिलिंद पन्हो की भी बात की थी मैंने, नागसेन
और जो किंग थे उनके बीच की जो वार्तालाप हुई है उसको कहते हैं मिलिंद पन्हो। पिछले कल ही बात हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो। ये वाला एरिया अब देखिए अलग अलग तरीके से बंट रहा है, इजी है, बिल्कुल इजी है। अब ये वाला एरिया अपने आ गया, ये वाला एरिया सातवाहन का आ गया, ये शुंगा का हो गया, ये वाला एरिया इंडो ग्रीक्स का हो गया, फिर थोड़ा ये वाला एरिया, छोटे छोटे एम्पायर बनने शुरू हो गए। उतना बड़ा मगध एम्पायर था, उतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था, तो छोटे छोटे राज्यों में, साम्राज्यों में अलग अलग होने लग गया। अब चलिए, शकाज का अटैक कहां से हो गया? सेंट्रल एशियन ट्राइब, इन्हीं के डर से ही और पार्थियंस के डर से चाइना में जो वॉल बनी थी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिछले कल बात की थी हमने, ठीक है। क्वीन ची हुयांग ऐसा कुछ नाम था उनका, जिन्होंने, जो फर्स्ट एम्परर थे चाइना के, और उन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। ये पिछले कल हमारा कवर हो चुका था। चलिए इसके बारे में, अब वेस्ट इंडिया में, अब हमने नॉर्थ वेस्ट में देख लिया, अब वेस्ट इंडिया में की बात कर रहे हैं हम, किसका? साथियंस का या शकाज का। अब क्या हो गए? इंडिया की तरफ आ गए, क्योंकि वहां पर तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई है, अब इंडिया की तरफ आ गए हैं ये। अब इसी का ही, यही आगे कुषाण एम्पायर को उदय देंगे और वेस्टर्न क्षत्र प्रथा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं ज्यादा, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये नाम था उनका, क्वीन शी हुयांग, जिन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। पिछले कल हमने देख लिया था। इंडो साथियांस, शकाज, इन्हीं को कहते हैं शकाज, ठीक है। ये पार्थियन एम्पायर था, इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए जरूरी नहीं है, यहीं तक आया था इनका, यहां से आगे नहीं जा पाए थे। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पार्थियन एम्पायर्स में कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। ये दे वर फ्रॉम, ओरिजिनली फ्रॉम ईरान, ठीक है। बाद में इन्होंने यहाँ पर अटैक कर लिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कुषाण एम्पायर, कुषाण एम्पायर की तो हमने बात की थी शायद, पिछले कल बात की थी मैंने कुषाण एम्पायर की, 72 एडी, याद होगा आपको। अभी मैंने बताया था कनिष्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है। और क्या है यहाँ जानने के लिए? कैलेंडर जारी किया था 72 एडी में। ये काफी है इतना कुषाण एम्पायर के बारे में ज्यादा। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आज का, गुप्ता एम्पायर। मौर्यन एम्पायर हमने देख लिया, अब देखते हैं गुप्ता एम्पायर। अब आपको सोर्सेस किस चीज से मिलते हैं कि हमें पता लगे कि ये गुप्ता एम्पायर है, कि था भी गुप्ता एम्पायर या नहीं था? तो इसका डिटेल हमें किस चीज से मिलती है? कोई ट्रेवलर आ रहा है, शिमला आ रहा है कोई पहली बार, उस टाइम तो उसने पूरा लिख के ले गया कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या हो रहा है उस क्षेत्र में। अगर आज नेट नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो लोग भी वही करते, लिखते कि यहाँ पर ये क्षेत्र है, वहां पर वो क्षेत्र है, वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं। आज तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज है, मान लो डीसी ऑफिस कहाँ है, मॉल कहाँ पर है, लेकिन उस टाइम तो वो पूरा लिखेंगे अब मॉल पे क्या हो रहा है उस टाइम, पूरी डिटेल में। अब उसने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त दो के टाइम पीरियड में ये ट्रेवलर फाहियान इंडिया आए थे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहां से कि फाहियान किसके टाइम पीरियड में इंडिया को विजिट किया था? तो किसके टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्त टू, डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। किसके टाइम पीरियड में फाहियान इंडिया आया था? चंद्रगुप्त टू।
तो उसने गुप्ता एम्पायर की जो जो चीजें थी वो सब कुछ लिख दी उसने, कि कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, कैसी उसकी पॉलिसी थी। ठीक है। ट्विस्ट हो गई है। Apart from these literary sources, there are inscriptions like the Mehrauli iron pillar. Mehrauli iron pillar important है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। आज भी प्रेजेंट डे पर रस्ट नहीं लगता इस पर, रस्ट फ्री। उस टाइम का आयरन और आज तक वैसे की वैसा। आज के हम कोई चीज बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि उसमें रस्ट लगता ही है, लेकिन वो उस टाइम का पिलर है, उसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल वैसा ही है। तो ऐसा क्या यूज किया गया, ऐसी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर यूज की गई लेकिन आज हमारे पास नहीं है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अभी देखेंगे इसके बारे में आगे। मैं तो ये बता रहा हूँ कि सोर्सेज क्या है हमारे पास, कि हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता लगे। गोल्डन एज कहते हैं गुप्ता पीरियड को, गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर या गोल्डन एज ऑफ इंडिया। डायरेक्टली क्वेश्चन, कौन से पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहा जाता है? गुप्ता पीरियड। डिफरेंट डिफरेंट, अब 9 रत्न थे चंद्रगुप्त के दरबार में, उनकी भी हम बात करेंगे। अच्छा, द कॉइन इशूड बाय गुप्तास, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन इन्हें जारी किए। These coins provide interesting details about the title and sacrifices performed by the Gupta monarchs. अब कॉइन से भी पता लग जाता है, आज भी हम अगर कोई पुराना कॉइन देखेंगे तो हमें पता लग जाता है कि उसमें उस टाइम क्या चीज रही होगी। हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, ये गुप्ता एम्पायर है। अब देखिए एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन का जो एम्पायर है ये वाला है, ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर दिख रहा है आपको, यही वाला चंद्रगुप्त एक का है। उसके बाद समुद्रगुप्त दी ग्रेटेस्ट, इसीलिए तो नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। अब देखिए जो गुप्ता एम्पायर था चंद्रगुप्त एक के टाइम पीरियड में कितना था? बहुत ही कम। समुद्रगुप्त ने इतना सारा एरिया, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन को छोड़ करके, शायद आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, इतना एरिया, ये पहले वाला जो था एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त वन, ये वाला। उसके बाद ये वाला जो एरिया था, इट वाज एडेड बाय समुद्रगुप्त, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। देन दिस एरिया वाज एडेड बाय चंद्रगुप्त टू। अब देखिए गुप्ता एम्पायर कितना बन गया है, ये देखिए मौर्यन एम्पायर की तरह ही ये भी एक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका है, गुप्ता एम्पायर। अब क्यों कहते हैं इसको गोल्डन एज गुप्ता एम्पायर को? ये तो हमने देख लिया कि कितने बड़े एरिया में है गुप्ता एम्पायर। अब इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? ठीक है, एफिशिएंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पढ़ी हुई चीजें हैं उसको रिलेट कैसे करते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल आज भी आप अगर मंदिर देखते हैं कहीं, आपने मंदिरों के बारे में पढ़ लिया, टेम्पल के बारे में पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ उस नॉलेज को किताब तक मत रखिए, जहां पर जाते हैं मंदिर के बारे में देख लीजिए कि कौन से टाइम पीरियड में बना, उस टाइम पीरियड की चीजें क्या हुई थी, उस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ था कि ये मंदिर बना, कौन सा स्टाइल है इस चीज का, ये स्टाइल कहां से आया। अगर आप में ये उत्सुकता है, जानने की उत्सुकता है कि ये चीजें कहां से हुई थी, अगर तो आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, मे भी एग्जाम निकल जाए,
बट सक्सेसफुल वो नहीं होता है। फिर सिर्फ एग्जाम निकालने से ही आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते हैं। ठीक है, सब चीजों के बारे में नॉलेज रखिए, सब चीज में पार्टिसिपेट कीजिए। सिर्फ पढ़ना ही जिंदगी नहीं है, इसके अलावा भी कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उस चीज के साथ साथ आपकी पढ़ाई छूट जाए। वो चीज मत करना। जब आपको ऐसा लगे कि कोई चीज आपकी स्टडी को आपसे आपकी स्टडी को अलग कर रही है, उस चीज को वहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें मेरा टाइम बहुत जा रहा है, किसी काम की ही नहीं है आपके लाइफ में, छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो स्टडी है वो खत्म नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम जो है, आप लोगों का जो टाइम पीरियड है, इतने से लगभग 21 से लगभग 27, लगभग इतना मान के जा रहा हूं मैं। 27 जो जिनकी पोस्टिंग है, शायद इतने तक 25-26 होगी उनकी, जितनी भी है। तो जो ये टाइम पीरियड है, ये पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। एक मोटिवेशन आपको मिलती है कि आपने पढ़ाई करनी है, तो वो मोटिवेशन अभी ही काम आएगी, बाद में नहीं आएगी काम। जब बुढ़े हो जाएंगे तब सोचेंगे कि नहीं, शायद उस टाइम पढ़ लिया होता तो कुछ। एक साल बाद यही लगता है, ये गुजर गया साल, फिर पीछे की साल के बारे में सोचते हैं, शायद मैंने, काश उस टाइम मैंने थोड़ा पढ़ा होता तो कुछ ना कुछ तो हो जाता। अगली साल भी यही आएगा कि काश मैंने ये किया होता तो ऐसा हो जाता। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ढंग से नहीं चाहेंगे। एक टाइम टेबल बना लीजिए। बहुत से ऐसे होंगे जिनका एम सिर्फ सब इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि उससे आगे जाकर बहुत कुछ है। मे बी आपका ये पहला स्टेप हो सकता है कि आपने सब इंस्पेक्टर बनना है, बट अपना लास्ट स्टेप ये मत रखिएगा कि आपने सब इंस्पेक्टर तक ही रहना है। स्टार्टिंग आपकी सब इंस्पेक्टर से हो सकती है, दैट इज अ गुड थिंग। यहीं से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कोई लोग क्लर्क से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, देन जो भी होता है, आपकी जो स्टार्टिंग है दैट इज गुड। आप सब इंस्पेक्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उतना टफ एग्जाम नहीं है ये। लेकिन यहां पर रुक मत जाइए। फाइनल डेस्टिनेशन आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने सब इंस्पेक्टर तक ही बनना है, क्योंकि आपको नॉलेज पूरा पता हो जाएगा इसके बाद। एनिशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ ली, आपको पता है कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है इंपॉर्टेंट। दूसरी बार आप रिवाइज करेंगे, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एनिशियंट हिस्ट्री में से आपको मेंस वाले क्वेश्चन कौन से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एचएस की तैयारी करेंगे उसके बाद, ठीक है। इसके बाद मान लो आपका सब इंस्पेक्टर का निकल गया, उसके बाद आप एचएस की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, आपको ये आइडिया है कि एनिशियंट हिस्ट्री में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। वो तभी होगा जब आप उन चीजों को रिलेट करेंगे, क्योंकि रिलेट करने से ही चीजें याद रहती हैं। ठीक है, हमारा जो माइंड है वो इमेजेस में काम करता है, सभी को पता होगा। ये जो इमेज है ये आपको याद रहेगी। ठीक है, संदीप संदीप महेश्वरी को पता नहीं आप लोगों में से कितने सुनते होंगे, बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल है, मोटिवेशन देते रहते हैं कि हाँ, जो हमारा जो माइंड है वो वही इमेजेस में काम करता है। पत्थर मारने को कहेंगे किसी को, अगर कहेंगे कि पत्थर मत मार, तो वो पत्थर ही मारेगा। कहेंगे झगड़ा मत कर, ठीक है, या थप्पड़ मत मार, तो उसके माइंड में तो यही आएगी कि थप्पड़ मारने की इमेज आएगी, वो तो थप्पड़ मारेगा। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे। और इस चीज में मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों के ऐसे भी नहीं आए हैं कईयों के, मैं भी कईयों ने इशू ये दिया है कि रीजन दिया था कि उनके क्लासेस अभी एग्जाम चले हुए हैं, और किसी की जैसे उन्होंने बताया था कि जिनकी पोस्टिंग है अभी तक सब इंस्पेक्टर एज ए कांस्टेबल, कि उनकी कहीं और जगह ड्यूटी लगी है, तो वो कुछ दिन क्लास नहीं लगाएंगे। मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो इस टेलीग्राम पर देख लेंगे। लेकिन बाकी के जो हैं, प्लीज टाइम निकालिए। एक ऐसे लिखने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 20 से 30 मिनट। क्या एक दिन में 20 से 30 मिनट नहीं है आपके पास? ठीक है, प्लीज बी सीरियस।
चलिए गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं। गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे थे हम अभी तक, किस तरह से हमें उनके जो सोर्सेज हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं वो हमें पता लग चुके हैं। अभी तक कॉइन्स जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि द गोल्डन एज कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो खास होगा इस गोल्डन एज में, बहुत सारी चीजें होगी। अब इतना बड़ा एम्पायर बन चुका है, कुछ ना कुछ चीजें तो होगी ही। श्रीगुप्त आ जाते हैं, जो फाउंडर कहते हैं श्रीगुप्त। इन्होंने जो टाइटल दिया था, टाइटल है यहाँ पर महाराजा का टाइटल दिया है। इसके साथ ही जो इनके बेटे थे घटोत्कच, इनके बेटे थे, इनका भी सेम ही टाइटल था महाराजा। इस चीज से क्या पता लगता है हमें कि अब देखिए चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, अब इस मैप में देखिए ये वाला जो एरिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर था। उसके बाद ये ऐड किया समुद्रगुप्त ने और ये ऐड किया चंद्रगुप्त टू ने। ध्यान से देखिएगा ये वाला एरिया है चंद्रगुप्त वन का। अब सोचिए कि इससे पहले का जो एरिया था वो कितना कम रहा होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त वन को रियल फाउंडर कहा जाता है गुप्ता एम्पायर का। गुप्ता एम्पायर का जो रियल फाउंडर कहा जाता है वो कहा जाता है चंद्रगुप्त वन को। इससे पहले अगर हम फाउंडर की बात करें, एग्जाम में अगर आपको आएगा या तो ऑप्शन में श्रीगुप्त आएगा, ठीक है। अगर फाउंडर की बात की गई, अगर वहां पर रियल फाउंडर की बात आई तब आप क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको, दैट वाज मौर्यन एम्पायर एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गुप्ता एम्पायर। ये वाला गुप्ता चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर है, अब इसको रियल फाउंडर कहते हैं। अब इससे पहले श्रीगुप्त था तो उसका तो कोई छोटा सा राज्य होगा, छोटा सा साम्राज्य होगा, तो उसका टाइटल भी क्या है, छोटा। ये ये क्या दर्शाता है कि वो दूसरों के अंडर था उस टाइम, ठीक है। ये चीज आपको याद रहेगी, इसीलिए यहां पर कौन सा टाइटल है, महाराजा का टाइटल दिया गया है श्रीगुप्त को, और उनके बेटे को भी महाराजा का टाइटल दिया गया है। अराउंड ये राजा जब बना अराउंड 240 टू 280 बीसी, टू एडी की बात आ गया, अब एडी में चले गए हम। अब पहले हम बीसी की बात कर रहे थे, अब एडी में आ गए हैं, 240 टू 280 एडी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, अब यहां पर महाराजा का टाइटल है, यहां पर टाइटल क्या आ गया, महाराजाधिराज। क्यों, क्योंकि इनका एरिया बढ़ गया। ये देखिए ये वाला जो एरिया था, अब यहां पर एरिया बढ़ गया, पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया चंद्रगुप्त ने, तो टाइटल क्या दिया गया, महाराजाधिराज। एंड ही वॉज द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स, फर्स्ट गुप्ता किंग। इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में आया, who was the first king, Gupta king to issue coins, gold coins, then your answer will be Chandragupta one, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी आ गए थे, जब इंडो ग्रीक की बात की थी हमने तब भी तो गोल्ड कॉइन आ गए थे। लेकिन यहां पर क्या है, गुप्ता किंग है, द थिंग इज गुप्ता, इसको याद रखिएगा। known as real founder of Gupta dynasty, 320 to 330 AD, 330 या 340 AD है शायद। चलिए जो भी है, टाइम पीरियड आपको नहीं आएगा इसमें से, एग्जाम में आपको टाइम पीरियड नहीं पूछ जाता है कि चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड कौन सा था, बस एक लॉजिक लगाने के लिए ये आपको हेल्प कर सकता है। लिच्छवी प्रिंसेस ने शादी कर ली, विच स्ट्रेंथन इज पोजिशन, ये है जी, यही साथ में नेपाल है, अब वहां की रानी से इसने शादी कर ली, सिंपल सी बात है। तब क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा उसका एम्पायर, अब वहां से भी उसके रिलेशन अच्छे बन गए, ठीक है ना। ये था चंद्रगुप्त वन, श्रीगुप्त की बात कर ली हमने, चंद्रगुप्त वन। एंड नाउ समुद्रगुप्त, जिसने इतना सारा एरिया, ये वाला एरिया देखिए कितना सारा एरिया है,
बहुत सारी बैटल लड़ी होंगी इसने, तभी इसको नेपोलियन कहा गया है। अब इतना सारा एरिया कोई अपने साम्राज्य में मिला देगा, ठीक है, तो उसने तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी होगी और जीती भी होंगी। अगर हार गया होता तब इतना एरिया नहीं आता उसके अंडर। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वी स्मिथ, ये ज्यादा जरूरी नहीं है आपने कि किसने इसको कहा था। वी स्मिथ, विंसेंट स्मिथ या बी स्मिथ, हु गेव समुद्रगुप्त द टाइटल ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया। वी स्मिथ वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। कंफ्यूज मत कीजिएगा मौर्यन डायनेस्टी के साथ, मौर्यन डायनेस्टी अलग है, फिर हो जाती है गुप्ता डायनेस्टी, जिसमें पहला कौन सा आता है, रियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन, देन समुद्रगुप्त जिसको नेपोलियन कहा जाता है। इसका जो कोर्ट पोएट था वो था हरिसेना, ठीक है। ही रोट अ ग्लोइंग अकाउंट ऑफ मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ हिज पेट्रॉन्स। जो भी इसकी हरिसेना ने था क्या किया, जो इसकी लड़ाइयां लड़ी उसके बारे में किसने लिखा, हरिसेना ने। ये एग्जाम में आता है कि हरिसेना वॉज कोर्ट पोइट ऑफ विच रूलर, समुद्रगुप्त। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहीं पर लिख दीजिए साथ में कि समुद्रगुप्त की कोर्ट पोइट ऑफ हरिसेना, सॉरी, हरिसेना वॉज कोर्ट पोइट ऑफ विच रूलर, किसका था, समुद्रगुप्त। अच्छा, यहां पर क्या बताया गया है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन contain a long list of states, kings and tribes which were conquered. Sorry. जो भी उसने स्टेट्स और जो उसने ट्राइब जो कंकर की थी, तो उस चीज का इंस्क्रिप्शन किस चीज में मिलता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, वहां पर आपको ये इंस्क्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया उसने, अब इतना सारा एरिया कवर कर लिया है, हमने पहले भी देखा था। अब इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया है, उस टाइम क्या होता था, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, तो इसने भी वो अश्वमेध यज्ञ करवाया। हिज इमेज डिपिक्टिंग हिम विद वीणा, ठीक है, कॉइन में उसकी इमेज मिली है जो बीना बजाते हुए दिखाई दे रहा है वो, तो उससे क्या पता लगता है हमारे को, जो उसके जो कॉइन इश्यू किए थे उसमें उसकी इमेज जो दिखाई गई है, तो इस वो चीज ये बताती है कि उसका इंटरेस्ट गाने बजाने में होगा, ठीक है, पोइटिक इन नेचर, ठीक है, तभी वो बीना बजा रहा है उस चीज में। तो यहाँ पर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, विच रूलर इज फंड ऑफ वीना या बीना प्लेइंग, जो भी है, तो कौन था, समुद्रगुप्त। तभी इसको कौन सा टाइटल दिया गया है, कविराज। द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन स्पीक्स ऑफ हिज मैग्निमिटी टू हिज फोर्स, magnanimity to his foes, his polished intellect, his poetic skills, and his proficiency in music. It calls him Kaviraj because of his ability in composing verses. जो वो गीत बनाता था, अपने दुश्मनों को मारने वाला, जो हमने पीछे देखा था किस प्रकार उसने अपने दुश्मनों को मारा था, दैट इज इंस्क्राइब्ड इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो उसमें क्या बताया गया है इस चीज के बारे में, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में ही कविराज टाइटल दिया गया है, वो उसकी जो मे बी लास्ट में जैसे है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें बताया गया है इस चीज के बारे में कि उसको कविराज का टाइटल दिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आपको, किस राजा को, किस गुप्ता राजा को कविराज का टाइटल दिया गया था, तो कौन सा टाइटल दिया, किसको दिया गया था, समुद्रगुप्त। ये आपको हो गया इस चीज से। अच्छा, देन इससे क्या रह जाता है, यहां पर रह जाता है कुछ चंद्रगुप्त टू, नहीं नहीं, पहले पहले देख लेते हैं इसकी। ठीक है, एक प्रयाग प्रशस्ति है, दैट इज यही है इलाहाबाद में,
इलाहाबाद और प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं इसमें। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति होता है जैसे जो पोइटिक फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, वो यहीं पर लिखा गया है, इलाहाबाद और प्रयाग प्रशस्ति। एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रयाग प्रशस्ति अब किसको कहते हैं, वही है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति। पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है ये, इसमें वही इन्फॉर्म बताया गया जो मैंने अभी बताया था कि द कंट्रीज दैट वर कनकर्ड बाई समुद्रगुप्ता। अच्छा चलिए ये हो गया। उसके बाद आ गया है चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू took the title of विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग शकाज। जब इसने शकाज को डिफीट कर दिया, क्योंकि शकाज को पता है कहां पर थे, यहां से जो अटैक हुआ था फ्रॉम सेंट्रल एशियन, देवर सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। तो जब इन चंद्रगुप्त टू ने शकाज को हरा दिया तो उसने कौन सा टाइटल लिया, विक्रमादित्य। एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि विक्रमादित्य जो टाइटल है वो किसको दिया गया है, चंद्रगुप्त टू को। 9 जेम्स जो उसके कोर्ट में थे, अमारा सिम्हा, द लेजेंडरी ग्रामेरियन एंड पोइट। इसमें से जो आपको याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कालिदास है, ठीक है, कालिदास तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कालिदास वॉज वन ऑफ द जेम ऑफ विच रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो किसका था, कालिदास इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट एंड द dramatist of Sanskrit language. Some refer to him as the Shakespeare of India. यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप क्लैरिकल एग्जाम कर रहे हैं, अगर आप कांस्टेबल की एग्जाम की बात करें, तो यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हु इज कॉल्ड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, कालिदास द ग्रेटेस्ट पोइट। अगर आपको ये 9 जेम्स याद रखने हैं, लेकिन जरूरत नहीं है सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर HAS एंड UPSC तब आप याद रख सकते हैं, फिर भी थोड़ा याद रख लीजिए, क्या पता, क्योंकि एग्जाम के जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब जो स्पेसिफिकली तैयारियां करवा रहे हैं, मान लीजिए कोई एलाइड की तैयारी करवा रहे हैं, स्पेसिफिकली एलाइड के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो वो एग्जाम पैटर्न हर बारी चेंज होता जा रहा है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का मेंस पेपर, उससे प्रीवियस ईयर का मेंस पेपर कैसे चेंज हुए। 2017 में ऐसे क्वेश्चन थे आए हुए जिनका आइडिया ही नहीं था कि वे आएंगे। 2017 में 18 में भी ऐसा हुआ, 2019 में अभी वाले मेंस में HS लेवल का मेंस आया था, ठीक है। तो आप एक स्पेसिफिकली के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को देख करके कि नहीं यहां से बाहर नहीं आएगा, वो गलत है फिर, क्योंकि इनका पता नहीं लग रहा है अब कहां से एग्जाम डाल रहे हैं। अभी अगर आप लोगों ने HS का प्री का एग्जाम दिया होगा तो किस प्रकार का एग्जाम था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस तरह से एग्जाम आएगा, क्योंकि जो HS का लेवल होता है बहुत स्टैंडर्ड का लेवल होता है, स्टेटमेंट्स आती है, लॉजिक लगाना पड़ता है। लेकिन इस बार कैसा डायरेक्ट क्वेश्चन था, फैक्ट्स पे बेस पे था। अब जो HS की तैयारी करेगा वो फैक्ट पे थोड़ा ना जाएगा, UPSC की तैयारी करेगा वो फैक्ट पे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप अब तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की तो पूरा ध्यान में देख के चलिए, एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कहीं से भी पूछ ले फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हमारा सिम्हा द लेजेंडरी ग्रामेरियन एंड पोइट, धन्वंतरी नोन टू बी द ग्रेट फिजिशियन, घटापरा पोइट, कालिदास के बारे में बात कर ली। अच्छा, क्षपना का अगर पढ़ना है, ठीक है, क्षपना का था उसमें लेक्सिकोग्राफर, अ कंपाइलर ऑफ राइटर ऑफ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी जो संस्कृत ग्रामर का जो इसने कंपाइल किया था क्षपनाका को, उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। अगर आपको याद रखना है तो आपको ये लेक्सिकोग्राफर
किसे कहते हैं, कंपाइलर और राइटर ऑफ डिक्शनरी। इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी किस पर, संस्कृत पर। तो इससे पता चलता है कि संस्कृत लिटरेचर उस टाइम कितना पीक पे था। शंकु is unknown to most people. Not much is known about his life either. Some sources claim that he was an expert of geography, while some says that he was a great architect. जब उस चीज के बारे में हमें आइडिया ही नहीं है तो आपने क्यों याद रखना है शंकु के बारे में? ठीक है, 9 जेम है ये, थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए। तो यहां से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा बरहा मीरा, यहां से आपको क्वेश्चन आता है। आपने याद क्या रखना है, कालिदास, बरहा मीरा, ये आपको याद रखना है। He was a legendary astronomer, mathematician, ब्रह्मीरा। ठीक है, पंच सिद्धांता दिया था इसने, पंच सिद्धांतिका। और इसके बारे में ठीक है, काफी है इतना। अगर आपको ये पूछा जाए कि ब्रह्मीरा या मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर कौन से किसके कोड में था, ये आएगा यहां से क्वेश्चन, इसके बारे में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चंद्रगुप्त टू, बारूची is considered to be the one of the greatest grammarian of India. He was known for his work of grammar in Sanskrit, vocabulary in Prakritic, etc. बारूची के बारे में अगर याद रखना है आपको, क्योंकि इसको ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन भी कहा जाता है। पाणिनि की बात भी आपको याद आनी चाहिए यहाँ से, अष्टाध्यायी की याद आनी चाहिए आपको यहाँ से, तक्षशिला की याद आनी चाहिए आपको यहाँ से। डायरेक्टली माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए आपकी चीजें। जिस दिन आपके माइंड में कुछ और चीजों के अलावा ये चीजें घूमने लग गई, उस टाइम ये सोच लेना कि आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है। क्योंकि आप चाहे कैसे भी मेहनत करो, ठीक है, किसी तरह से आप पढ़ाई करो, वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। जितना भी हार्ड वर्क करो, अगर आपका एग्जाम भी नहीं निकल रहा है तो वो पढ़ाई आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती है, जिंदगी में कभी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, अगर आपने पढ़ा होगा। बेताला भट्टा, इसको कहते हैं कि किसी ने जो बेताला स्टोरी है वो लिखी थी, मानना है ऐसा, क्योंकि आपने सुना होगा विक्रमादित्य एंड बेताला की स्टोरी, विक्रम बेताल की स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी। इसका मानना है कि इन्होंने वो लिखी थी, सम थोड़े कहते हैं, बाकी दैट वाज रिटन बाई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बेताला स्टोरीज था तो था कुछ। चलिए, Gupta period witnessed a brilliant activity in the sphere of mathematics, astronomer, astrology and medicine. अभी हमने देख लिया 9 जेम्स है। अब जब 9 जेम्स उसी के कोर्ट में हैं, एक ही के कोर्ट में हैं, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में, तो सिंपल सी बात है कि वहां पर हर एक चीज में उम्दा तरीके की होगी, हर एक चीज डेवलपमेंट होगी। एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, जिन चीजों की बात कर रहे हैं, ग्रहों की बात या कुछ की बात, उसी टाइम निकल के आता है कॉन्सेप्ट। तभी आर्यभट्ट, एक तो आपने जीरो की खोज कर ली उस टाइम, और इसी ने ये कहा था कि सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है। देखिए, आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल इन शेप एंड दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। क्या कहा था उसने, आर्यभट्ट ने, कि अर्थ इज स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल इन नेचर है, एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस है, यहीं पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट भी कर रही है, और रेवोल्यूशन किसके कर रही है, ये हो गया हमारा, ये अर्थ हो गई, ये सन हो गया, यहां पर घूम भी रही है, अपने स्थान पर घूम भी रही है, और सन के चारों ओर भी घूम रही है। इंटरेस्टिंग चीजें हैं ज्योग्राफी के बारे में, तो बहुत सारी अच्छी चीजें, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा।
क्योंकि जब आप डेली चीजों के बारे में पढ़ते हो, हमने पता है, हमें चांद तारों के बारे में हमें पता है कि मूवी भी देखी होगी आपने कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे, कोई नहीं ला सकता है, ये पता है सबको, फिर भी कहते हैं। लेकिन जब हम उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं चांद तारों के बारे में पढ़ते हैं, तो मजा आता है। मिट्टी के बारे में बात करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में जब बात होती है, हिमालयाज, बारिश, उनकी बात करते हैं तो मजा आता है, ज्योग्राफी में पढ़ने का भी मजा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की गुप्ता पीरियड में। अब मैथमेटिशियन हो गए, एस्ट्रोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गई, फिजिशियन उनके कोर्ट में है, सब कुछ है। आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ही रोट अ बुक आर्यभट्टिया। चलिए इस पे ये हो गया। फाहियान, फाहियान की विजिट हो गई, जो मैंने पहले बताया था। फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के पीरियड में, मैंने पहले भी कहा था, इसको याद रखिएगा, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लिख लीजिए यहां पर, ऐसे गोले मार दीजिए यहां पर, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि चंद्रगुप्त की फाहियान की विजिट इंडिया में किसके टाइम पीरियड में हुई, चंद्रगुप्त टू। एंड रोट एन इलेबोरेट अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स पीपल, जो यहाँ के पीपल थे उनके बारे में उसने बताया। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ हिज विजिट वॉज टू सी द लैंड ऑफ बुद्धा एंड टू कलेक्ट बुद्धिस्ट मनुस्क्रिप्ट फ्रॉम इंडिया। जो उसका मेन रीजन था, मेन जो उसका पर्पस था, वो क्या था कि वो जो बुद्धा का जो लैंड है बुद्धा की, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी से यही आ रहा था कि बुद्धिस्ट पीरियड भी कहते हैं उसको। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो थे बुद्धा को एम्पायर, बुद्धिज्म को अपना रहे थे। अब बुद्धिज्म जब यहाँ पर था, नेपाल की बात करें, ये वाले एरिया में, यहाँ से इधर गया इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ पर चाइना, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये वाला जो एरिया है, बुद्धिज्म यहाँ पर बहुत ही ज्यादा था। म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, इस वाले एरिया में, जो यहाँ वाला एरिया दिख रहा है, असम की तरफ का एरिया, वहां वाले एरिया में बुद्धिज्म बहुत था। अब मेन पर्पस, फाहियान आ गया, तो इसने भी बुद्धिज्म के बारे में सुना था बहुत कुछ, तो ये बुद्धा की लैंड को खोजते हुए आया था, इसका मेन मोटिव वही था। लेकिन इसने चंद्रगुप्त टू के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, गुप्ता एम्पायर के बारे में इसने बहुत कुछ लिखा। He stayed in Patliputra years studying Sanskrit and copying Buddhist script. ठीक है, बहुत साल तक रहा पाटलिपुत्र में। फाहियान प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। हर चीज के बारे में बताया इसने, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। यही ऐसे में भी होता है, जब आप एक ऐसे लिखते हैं, यू हैव टू कनेक्ट पॉइंट्स विद सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कि उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अभी मुझे याद आ रही है, मुझे काम देना था कुछ। अब देखिए, आप लोगों को पता है एक ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, आप लोगों को पता लग गया ये। अब बिना देखे ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, आपको मुझे जो बताना था पहले, जिन्होंने अभी नहीं दिए हैं वो दे देंगे, लेकिन जिन्होंने दे दिए हैं, अब वो क्या करें, आपको ऐसे का जो फॉर्मेट है वो पता लग चुका है। ठीक है, ऐसे का फॉर्मेट किस तरह से होगा वो आपको पता लग चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, खुद के ही ऊपर ऐसे लिखना है। स्टार्टिंग आपकी यहीं से हो रही है। जिसको नहीं भी आता है लिखना, वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही है? यार आ रही है अब, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि ऐसे आपको जिसने तो दे दिए हैं लिख के, उनके लिए काम है पहले वो, और जिसने नहीं लिखे हैं वो पहले ऐसे दे दें, फिर उनके उनके लिए वो काम है। पहले ऐसे का उनको पता लगे कि फॉर्मेट क्या रहेगा ऐसे का, जिन्होंने अभी तक दिए हैं उनके लिए काम है, अपने ऊपर एक ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इंट्रो देनी है आपने, बॉडी लिखनी है और कंक्लूजन देना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग जरा कैसे लिखेंगे एक ऐसे अपने ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने बारे में नहीं है पता, पता है लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं चीजों को।
आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चीजें पता है आपको, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, बहुत बुरे एक्सपीरियंस है, लेकिन वो चीज आप प्रेजेंट कैसे करेंगे? अराउंड 300 to 400, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है यहाँ तक गुजरी है, अभी तक बहुत कुछ हो चुका है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 300 या 400 में आप लोग उस चीज को कवर कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ हो चुका है, कंपाइल कीजिए जरा, ताकि आपको अपना पता भी लगे कि आपने क्या किया है अभी तक। क्योंकि जब आप अपने पास्ट के बारे में देखते हैं तब आपको ये भी लगता है कि नहीं, अभी तक किया है, अगर किया है तब तो ठीक है, नहीं किया है तब आपको मोटिवेशन मिल जाएगी कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। चलिए, मैं कह रहा था फाइयान चंद्रगुप्त टू के पीरियड में आया, चाइनीज पिलग्रिम। अब इसने पूरा बुद्धा लैंड को ढूंढते हुए आया था, बुद्धिस्ट मनुस्क्रिप्ट कहाँ पर रहा? पाटलिपुत्र में। उसने सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस जो गुप्ता एम्पायर में हुआ था उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, प्रोवाइड करा दी पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन ही रेफर्स टू द गेंजेटिक रिवर वैली एज द लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। किस वैली को उसने, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी वैली को? गेंजेटिक वैली, जो गंगा वैली है, गेंजीज भी कहते हैं, गेंजेटिक भी कहते हैं, ठीक है, गंगा भी कहते हैं। तो गेंजेटिक रिवर को क्या कहा इसने? लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट है, ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार में रिमेन्स मिलते हैं इसके, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ हिज reign, a powerful, wealthy and tribe called Pushyamithras defeated। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश, इंग्लिश में लिखिए ऐसे, ठीक है, पक्का लिखिएगा। कहीं अभी ये पहला एक्सपेरिमेंट है। हाँ, गेंजेटिक रीजन, जो उसने, जो फाहियान था, चंद्रगुप्त टू के पीरियड में आया था, तो इसने जो गेंजेटिक रिवर है, जो गंगा वैली जा रही है, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो इस रीजन को उसने क्या कहा था? ब्राह्मणिज्म, लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। क्योंकि यही हमने शुंगा एम्पायर की बात की थी, ठीक है, वो ब्राह्मण थे, तब उसी के साथ में ही जो वैली है, गेंजेटिक वैली वहीं से जा रही है, तो क्या होगा? उसको क्या कहा इन्होंने? लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म, ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में आपको याद क्या रखना है? कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में कि ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार, ये आपको इस चीज से याद रहना चाहिए। देन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था कि इतनी बातें हो रही थी उसके, उस चीज के बारे में। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स हैं जो यूज की गई हैं, प्रोविंसेस के लिए यूज की गई हैं, क्षेत्र के लिए, जो भी अलग अलग क्षेत्र है वहां के लिए यूज की गई है, वो चीज सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उनको कवर भी नहीं किया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते देन मैं कवर कर लेता। डिफरेंट यूनिट्स थी, हर एक यूनिट्स, जैसे भुक्ति थी, प्रोविंसेस, तो इसको जो हेड करता था वो करता था उपारिका, नॉट नेसेसरी फॉर सब इंस्पेक्टर, ठीक है। उपारिका, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही तगड़ा था इनका, लैंड रेवेन्यू 1/4 to 1/6 आई थिंक, इतना था इनका कुछ लैंड रेवेन्यू। अब प्रॉपर जब इन्हें लैंड रेवेन्यू रख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन इनका सही है, हर एक यूनिट को अलग अलग लोग वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, कॉइन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब वो वाटर सिस्टम का नहीं रहा कि आप कुछ वाटर कर लो। तो गुप्ता इशूड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, याद रखिएगा, गोल्डन एज है, इसी से याद रह जाएगा आपको कि विच डायनेस्टी या विच डायनेस्टी
issued largest number of gold coins. तो किसने किया था ये? गुप्ता एम्पायर, विच वर कॉल्ड, ये यहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको क्या कहा जाता था? दिनार्स, यहां पर लिखा है और आया भी ये क्वेश्चन। और जो सिल्वर कॉइन थे उनको क्या कहा जाता था? रुपयाकाज, रुपयाकाज। ठीक है, जो गोल्ड कॉइन थे उनको दिनार्स कहते थे और जो सिल्वर कॉइन थे उनको रुपयाकाज कहते थे। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर बात की थी कि उनका जो यहाँ पर नहीं की मैंने बात। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो चीफ मिनिस्टर अब उन्हें अपॉइंटेड किया था किसी क्षेत्र का, स्टूड एट द हेड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। महाप्रसाद हितकर्ता, कमांडर इन चीफ, ये जरूरी नहीं है आपको। महादंड नायक किसको कहते थे? चीफ जस्टिस, ये तो आपको याद है, ऐसे ही याद हो जाएगा, महादंड नायक। महापिलुपति, कमांडर ऑफ एलिफेंट। चलिए, अब सोसाइटी कैसी थी इनकी? एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, हर एक यूनिट पे अलग अलग था। लैंड रेवेन्यू ने इम्पोज कर दिया था, कॉइन सिस्टम ला दिया था, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स आ गए थे, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, सोसाइटी में सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स थी। पोजीशन ऑफ द शूद्रास इंप्रूव्ड, बट इंप्रूव तो हो गई, वर्ना सिस्टम क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। अब देखिए कहां से कहां बात पहुंच गई है। जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात की थी हमने टू लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम आ गया। वहीं पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात आ गई। उसी चीज में कैसी कैसी इंप्रूवमेंट आई और कहां पर ब्राह्मणिज्म सबसे ऊपर पहुंच गया। अब जो प्रीच करेगा, क्योंकि उसी टाइम प्रीच कौन कर सकता था? सिर्फ ब्राह्मण कर सकते थे। इन्होंने ही जो अलग अलग लिटरेचर लिखा, इन्होंने ही लिखा, क्योंकि यही लिख सकते थे और यही बता सकते थे। तो कौन ऐसा ब्राह्मण होगा या कोई भी होगा जो अपने बारे में गलत लिखेगा? ठीक है, दे विल टेक देमसेल्फ टू द हाईएस्ट, कि वही सुप्रीम है। और आज तक यही चला आ रहा है। किसी ने ये नहीं सोचा कि इसमें क्या हो रहा है। तब आज क्या होता, सारे इक्वल होते। अगर सारे इक्वल होते, सोसाइटी हमारी मच बेटर होती, बहुत ही अच्छी होती सोसाइटी। पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कास्ट पॉलिटिक्स का, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कास्ट पॉलिटिक्स का फॉर वोट बैंक, ओनली वोट बैंक, कि किस तरह से डिवाइड लाया जाए, लोगों के बीच में किस तरह से डिवाइड लाया जाए ताकि हमें वोट मिले। अगर ये चीज खत्म हो जाए, सारे इक्वल हो जाएंगे। अब डिवाइड की बात कहां आती है? रिजर्वेशन पे। ठीक है, तब ये चीज भी खत्म हो जाएगी। सोसाइटी अगर इक्वल पे आ गई, इक्वालिटी पे आ गई, देन रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगी। वो तो तभी होगी जब सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी। ठीक है, रैशनल बनो, रैशनल थिंकिंग, डू नॉट स्टिक टू वन पॉइंट। एक चीज के कितने पहलू हो सकते हैं उस चीज की बात करो। एक सोसाइटी में क्या हो सकता है उस चीज की बात करो। हर एक पहलू के बारे में देखो, हर एक चीज के बारे में देखो, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी है, आप सब चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा नहीं है आप एक किसी पर्टिकुलर थिंग को लेकर चले हैं। बेशक आपका कोई आइडियल हो सकता है, सबका होता है, होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ वही हो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, चलो ये बात अलग है, हम अपने आते हैं। अब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ वुमेन क्या होगी? डिक्लाइन हो गई। अब यहाँ पर पोजीशन ऑफ शूद्रास इंप्रूव हो गई। वो क्या कर सकते थे? एपिक पढ़ सकते थे, फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत वो पढ़ सकते थे, पर दे कांट प्रीच।
उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो किसी को प्रीच कर सके, ये तो ब्राह्मण्स के पास ही था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो पोजीशन थी वुमेन्स की वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि यहां पर हमें क्या मिल जाते हैं, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती। लेडीज जो वुमेन्स थी, अब देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में कहां पोजीशन थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, जहां पर वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, सर्वोच्च माना जाता था एक महिला को। आज क्या कंडीशन हो गई है, आज ही देख लेंगे आप, 16 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप हो गया है, आज की ये बात है ये। ठीक है, उस चीज की बात कोई नहीं कर रहा है। वी आर टॉकिंग ओनली दोज थिंग्स विच आर नॉट इम्पोर्टेंट टू अस। चलिए वो बात अलग है। अब पोजीशन ऑफ वुमेन क्या होगी, डिक्लाइन हो गई, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती मिल गई यहाँ पर। पॉलीगैमी वॉज कॉमन, पॉलीगैमी तो कॉमन थी, उसके साथ ही एविडेंस ऑफ सती मिल गए। ये कहां पर मिले, एरन इंस्क्रिप्शन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो एरन इंस्क्रिप्शन है वो वहां पर मिले हैं फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती। इससे क्या पता लगा हमें कि वुमेन, जो पोजीशन ऑफ वुमेन थी वो डिक्लाइन हो गई। किसके पीरियड में, गुप्तास के पीरियड में। और पोजीशन ऑफ शूद्रास इंप्रूव्ड एंड सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण की तो सुप्रीमेसी थी। चलिए, गुप्ता आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा एज टोल्ड इन द जातकास। जातकास क्या थी, जो लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा were created in this period. Places like Ajanta, Ellora, Mathura, Sarnath and जो भी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अच्छा, ये खत्म होने वाली है। क्लासिक इंडियन म्यूजिक एंड डांस टुक शेप एट दिस टाइम, ये भी याद रख लीजिए। आर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो क्लासिक इंडियन म्यूजिक है और डांस। रिलीजन, ऑल्दो द गुप्तास किंग्स वर वैष्णव्स, वैष्णव मतलब जो विष्णु को मानने वाले हैं, दे वर टॉलरेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वो टॉलरेंट थे एक दूसरे के रिलीजन के लिए। दे पेट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट आर्ट, तभी हम देखते हैं अजंता केव्स में पेंटिंग्स है बुद्धिस्ट की। शक्ति कल्ट जो आप बात करते हैं आज, माता शक्ति की बात करते हैं, ठीक है, जिनके कई रूप है, क्या क्या है वो, शैलपुत्री, ब्रह्मचर्नी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। 9 रूप हैं जिनके हम नवरात्रे मनाते हैं। ठीक है, शक्ति कल्ट की बात हुई थी उस दौरान। एट दिस टाइम सैक्रिफाइसेस वाज बीइंग रिप्लेस्ड बाय भक्ति एंड पूजा, जो सैक्रिफाइसेस पहले किए जाते थे दे वाज रिप्लेस्ड बाय भक्ति एंड पूजा। प्रैक्टिसेस लाइक तांत्रिज्म, तंत्र मंत्र की जो विद्या है इसी टाइम एमर्ज हुई। द गेम ऑफ चेस, आज भी आता है कि गेम ऑफ चेस कहां से पैदा हुई, तो इंडिया में इसकी इन्वेंशन हुई, ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। नेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, वेट अ मिनट। द पुराणास इन देयर, जो पुराणास थे इन द प्रेजेंट फॉर्म देवर, जो इनको कंपाइल किया गया था, देवर कंपाइल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। जो पुराणास थे 18 है, जैसे वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, उसकी चीज की बात करते हैं। देखिए इस चीज के बारे में भी आप नॉलेज थोड़ा रखिए। हमारा जो लिटरेचर है या हमारी जो हिस्ट्री है रिलीजन से रिलेटेड, उस चीज के बारे में भी याद रखिए। सिर्फ हिंदुइज्म तक अगर आपने हिंदुइज्म पढ़ लिया है, पढ़ तो नहीं लिया, हिंदुइज्म को बताने के लिए बहुत है। मैंने कहा आपको सिर्फ हिंदुइज्म तक, जब आप मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपको बहुत ही वाइड एंगल से सोचना पड़ता है। देखिए हमारा लास्ट ही है, चलो इसके बारे में बताता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वर भगवद गीता, विष्णु, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत एंड रामायण वर गिवन फाइनल टच एंड वर रिटन इन द प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको पता है वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और महाभारत किसने, वेद व्यास ने। कोई भी रिलीजन है, ये हमारा अभी का लेक्चर खत्म हो गया, ऐसे ही बता रहा हूं आपको, कोई भी रिलीजन है वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कभी गलत नहीं होता है।
अगर आप उसको पढ़ेंगे, दैट इज नॉट बैड, अगर उसको प्योरेस्ट फॉर्म में पढ़ा जाए। लेकिन उसको प्रीच करने वाले गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। झगड़े भी इसी तरह से होते हैं। इस्लाम की बात करें सर, इस्लाम इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। जो हम बात करते हैं इस्लाम की बात करते हैं कि बहुत ही बुरे हैं, अगर आप इसको प्योरेस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, जो इसके क्या थे उनके, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मोहम्मद 12 साल तक उन्होंने मेडिटेशन की थी। ये किसी को नहीं पता क्योंकि बताया नहीं गया। हमको तो यही पता है कि इस्लाम बुरा है। हिंदुइज्म के बारे में बताने के लिए बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुइज्म गलत है, और इस्लाम, हिंदुइज्म खराब है और इस्लाम खराब है, बढ़िया है, नहीं। हिंदुइज्म भी बढ़िया है, इस्लाम भी बढ़िया है। आप हर एक चीज को पढ़िए। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने के लिए हैं। तो इसका क्या मतलब बुद्धिज्म गलत है? अगर हिंदुइज्म बढ़िया है, सब चीजें अपने लेवल पर अच्छी हैं, अगर उनको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, इंटरप्रेट गलत ना किया जाए, देन अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे सोचिए कि अगर आपको कोई बताने वाला ना होता तो आप उस चीज को किस तरह से देखते। उसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखिए, हिंदुइज्म को स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए। किसी कोई मेंटेलिटी नहीं होनी, कोई आपके दिमाग में कोई विचार नहीं होने चाहिए, तब हिंदुइज्म को पढ़िए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। इस्लाम को पढ़िए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अगर इस्लाम को ही पढ़ते हैं, कोई गलत चीज नहीं है इसमें।